हेलो बच्चों, तो सब कैसे हो। तो बच्चों अपना जो 4th सेमेस्टर है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, ये बच्चों हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम इसका सिलेबस भी डिस्कशन कर चुके थे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। मतलब जो ये यूनिट फर्स्ट है, आज जो अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों, इससे आपका सिलेबस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों पढ़िएगा कि, और मैं थोड़ा सा एक बार इसका इंट्रोडक्शन का रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ लिया था बच्चों थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, कि यह जो ग्रीक भाषा के शब्द है थर्मस और डायनेमिक्स दोनों से मिलकर बना होता है। थर्मी और डायनेमिक्स उनसे मिलकर बना होता है। थर्मी का अर्थ क्या होता है बच्चों, हीट होती है। डायनेमिक्स का अर्थ क्या होता है बच्चों, मोशन से रिलेटेड होता है, गति से रिलेटेड होता है। ये हमने अपनी क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे थे कि ऊष्मागतिकी निकाय है क्या। तो बच्चों जो ऊष्मागतिकी निकाय है, जो थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम है अपना, ये हमने बच्चों 3 प्रकार के पढ़े थे। पहली बात करती हूं मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, तो ब्रह्मांड का वह कोई भी एक क्षेत्र जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर कोई यूनिवर्स का कोई भी हमने एक पार्ट ले लिया है बच्चों, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में हम सभी जानकारी ले रहे हैं। वो जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम प्रेशर हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, इन सब के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूं बच्चों, जो अपने आइडियल गैस होती है PV बराबर RT, यहाँ से जब हम P का वॉल्यूम के साथ जब रिलेशन निकालते हैं बच्चों, ये आता है। मतलब प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर के साथ निकालते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू T आता है। P किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। कैसे कि प्रेशर जब दाब बच्चों हम बढ़ाते हैं तो ताप भी, टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है। और ऐसे ही वॉल्यूम के साथ भी समानुपाती होता है तापमान। तो बच्चों जो थर्मोडायनेमिक हमारा सिस्टम है वो यही बताता है कि यूनिवर्स का या फिर ब्रह्मांड का कोई हमने एक पार्ट ले लिया है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और जो बाह्य प्राचल बोलते हैं बच्चों हम इनको, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी, इनमें क्या बताते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो बच्चों हमने जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है 3 तरीके के पढ़े थे, कि एक होता है बच्चों खुला निकाय, दूसरा होता है बच्चों बंद निकाय, क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है बच्चों विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि खुला निकाय किसे कहते हैं, बंद निकाय क्या है, विलगित निकाय क्या है। जो ओपन सिस्टम है बच्चों अपना, जो खुला निकाय है, उसमें क्या होता है, हीट का भी एक्सचेंज होता है और मैटर का भी, मतलब ऊष्मा और पदार्थ दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, खुला निकाय कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अपन कोई फ्राई पैन है जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो वो जो सिस्टम है वो कौन सा कहलाएगा, खुला निकाय सिस्टम कहलाएगा। ऐसे ही बच्चों हम बात करें बंद निकाय की, जो क्लोज सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। कि जैसे मैं बात करूं, अपन कुकर में अपन दाल बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट का ट्रांसफर हो रही है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों, हमारा बंद निकाय, क्लोज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, विलगित निकाय की। मैं बात करती हूँ कि जो विलगित निकाय होता है उसमें होता क्या है बच्चों, कि ना तो हीट एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है।
मतलब ना तो ऊष्मा का और ना ही पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। मैं जैसे बात करूं, जो बच्चों मिल्टन की बॉटल आती है, अपने थर्मस हो गया, वो किसका पार्ट है, वो आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय का पार्ट है। क्योंकि यदि हमने थर्मस में गर्म चीज़ भरी है, गर्म चाय भरी है या फिर गर्म पानी लिया है उसमें, तो जो इसकी हीट है वो वैसे की वैसे ही रहती है। मतलब जो सिस्टम, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। यहाँ तक बात है बच्चों अपने हो गई थी। अब हम आगे बात करते हैं, हमने इतनी बात कर ली थी बच्चों। अब हम जब आगे बात कर रहे थे कि बाउंड्री वॉल्स क्या होती है, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग करती है, वो क्या कहलाती है, बाउंड्री वॉल्स कहलाती है। बाउंड्री वॉल्स कहलाती है, क्या कहलाती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को क्या करती है, अलग करती है, वो क्या कहलाती है, बाउंड्री वॉल्स। बाउंड्री वॉल्स बच्चों जो सीमा है, वो दो तरीके की होती है हमारे पास में। एक तो होती है कंडक्टिंग वॉल और दूसरी होती है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल समतापी और दूसरी होती है नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक, उसे हम रुद्धोष्म भी कहते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ बात करूं, इसे हम समतापी, इसे हम रुद्धोष्म कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूं, इसे एडियाबैटिक भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल, ये डायथर्मिक वॉल भी कहते हैं इसे। कंडक्टिंग वॉल होती क्या है, जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग वॉल कहते हैं। मतलब जिसमें, जैसे हमने कोई वॉल है, कोई भी हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने कंडक्टिंग वॉल लगाई, तो उसमें क्या होता है, दो सिस्टम लिए हैं बच्चों हमने। जैसे मैंने यहाँ दो सिस्टम लिए, ए और बी। ये जो वॉल है, यदि मैं यहाँ कंडक्टिंग वॉल लेती हूँ बच्चों, तो क्या होता है, हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो वो जो वॉल कहलाती है, वो क्या कहलाती है, बाउंड्री वॉल, कंडक्टिंग बाउंड्री वॉल कहलाती है। और दूसरी जो नॉन कंडक्टिंग होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, हमने ये सिस्टम लिया है ए और बी, यहाँ हमने जो ये वॉल ली है, वो कौन सी ली है बच्चों, मैंने यहाँ ले ली है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल क्या होती है, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती है। मतलब सिस्टम ए से बी में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल कहते हैं। ठीक है, जिसमें हीट का क्या होती है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती है। तो ये थी बाउंड्री वॉल की बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट। यूनिट जो फर्स्ट है बच्चों, उसके जो चैप्टर का नाम है वो है स्थूलनिकाय में ऊष्मीय व रुद्धोष्म क्रियाएं। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन हो चुका था कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, बाउंड्री वॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में भी बच्चों हमने पढ़ लिया था। अब जो ये यूनिट फर्स्ट जो हमारी स्टार्ट हुई है, इसे बोलते हैं मतलब स्थूलनिकाय, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थूलनिकाय। निकाय मतलब सिस्टम होता है बच्चों, और स्थूल का मतलब होता है मैक्रो। मतलब स्थूलनिकाय किसे कहते हैं, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, तो स्थूलनिकाय की परिभाषा क्या है बच्चों, कि एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा निकाय जिसमें विशाल संख्या में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु, वो उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो सिस्टम कहते हैं, स्थूल निकाय कहते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा निकाय जिसमें विशाल संख्या में सूक्ष्म जो पार्टिकल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, अणु, परमाणु, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम, जैसे हम माइक्रो पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको,
वो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो सिस्टम कहते हैं। और जो बच्चों मैक्रो जो सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है हमारे पास में, ठीक है। मैक्रो सिस्टम की हम यहाँ बात करें कि जो मैक्रो सिस्टम है उसकी भी दो विधि हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी विधि बच्चों, दूसरी हम पढ़ेंगे सांख्यिकी विधि। ऊष्मागतिकी विधि के बारे में मैं बात करूं अपने यहाँ कि जो ऊष्मागतिकी विधि है मतलब थर्मल जो है और स्टैटिक्स बात करें, मैंने बताया था स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अंक का वर्गीकरण पढ़ लिया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया। और इसमें जो था ऊष्मागतिकी विधि में हम क्या पढ़ेंगे, जो बाह्य प्राचल है, इलेक्ट्रॉन प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, एनर्जी, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी विधि और सांख्यिकी विधि की। तो बच्चों जो ऊष्मागतिकी विधि है वो होती क्या है, तो हम देखो पढ़ते हैं कि वह विधि जिसमें निकाय के जो बाह्य प्राचल है, आयतन, ताप, दाब व ऊर्जा आदि में क्या बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्मागतिकी विधि कहते हैं। मैं जैसे यह बात करूं कि PV बराबर RT, ठीक है, ये क्या है, ये ऊष्मागतिकी, क्योंकि हाँ जो आइडियल गैस है हमारे पास में उसमें क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है, किस किस के मध्य, प्रेशर के मध्य, वॉल्यूम के मध्य, टेम्परेचर के मध्य, ठीक है। ये जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी विधि कहलाती है, ठीक है। हम बात करते हैं सांख्यिकी विधि की। मैं यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। इन सब में भी क्या होता है, रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ऊष्मागति का जो पहला नियम है वो हमें क्या बताएगा, U बराबर, ठीक है, du बराबर TdS माइनस PV, ठीक है। ये जो बताएगा हमारे पास में du बराबर TdS माइनस PdV, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम एनर्जी में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर क्या निकाला, तो du अपॉन ds बराबर क्या आ गया बच्चों, T, किस कांस्टेंट पे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो ऊष्मागतिकी विधि है वो है क्या, कि वह विधि जिसमें निकाय के जो बाह्य प्राचल है, बाह्य प्राचल मतलब क्या हो गया बच्चों, जो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, इनमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी विधि कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सांख्यिकी विधि की। सांख्यिकी विधि क्या होती है बच्चों, कि वह विधि जिसमें मैक्रो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, स्थूल निकाय और सूक्ष्म निकाय के मध्य क्या बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी विधि कहते हैं। कि वह विधि जिसमें स्थूल निकाय के कणों व सूक्ष्म अवस्था व स्थूल अवस्था में संबंध स्थापित किया जाता है। स्थूल अवस्था मतलब क्या बात, जैसे स्थूल अवस्था मैक्रो स्टेट और जो सूक्ष्म अवस्था है मतलब माइक्रो स्टेट, आपस में क्या बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी विधि कहते हैं, ठीक है। मैं जैसे बात करूं अपने यहाँ बाह्य प्राचल की, तो बच्चों जो बाह्य प्राचल होता है अपने पास में तो बाह्य प्राचल क्या होता है कि स्थूल निकाय का वर्णन कुछ मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है, ठीक है, जो उसके गति के समीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्राचल कहते हैं, ठीक है। एक बार वापस से पढ़िएगा बच्चों कि किसी स्थूल निकाय, किसी मैक्रो सिस्टम का वर्णन कुछ मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है,
जो उसके गति के समीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर। ठीक है बच्चों, बाह्य प्राचल क्या कहलाता है कि किसी स्थूल निकाय का वर्णन हम क्या कुछ मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है। ठीक है, जो गति के समीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्राचल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे बाह्य प्राचल। हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, हमने पढ़ा है कि जो मैक्रो सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मैक्रो सिस्टम दो प्रकार की विधि में पढ़ते हैं हम, ऊष्मागति की विधि पढ़ते हैं और सांख्यिकी विधि पढ़ते हैं। ऊष्मागति की विधि में क्या क्या होता है बच्चों, कि वह विधि जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, दाब, आयतन, तापमान, एनर्जी, ऊर्जा आदि में क्या बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, उसे हम ऊष्मागति की विधि कहते हैं। और सांख्यिकी विधि किसे कहते हैं, जिसमें मैक्रो सिस्टम, स्थूल निकाय और माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म स्टेट, सूक्ष्म अवस्था, दोनों के मध्य रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सांख्यिकी विधि। मैं बात करूं कि कैसे हम मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट में कैसे रिलेशन बताएंगे, तो देखिएगा बच्चों, हम बात करते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक सिक्का लिया बच्चों, ठीक है, मैंने दो सिक्के लिए हैं, मैंने दोनों को एक साथ उछाला है, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ, उसकी प्रायिकता ही निकाल सकती हूँ कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैंने सिक्के को उछाला तो एक बार हेड आया और दूसरे सिक्के में क्या आया, टेल आया। पहले सिक्के में क्या आया, हेड आया, दूसरे में टेल आया। फिर वापस से मैंने उछाला है सिक्के को, तो पहले टेल आया है, फिर हेड आया है। ठीक है, फिर वापस से मैंने उन सिक्कों को उछाला है, क्या पता दोनों बार टेल आ जाए, क्या पता दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है, तो बच्चों जो ये स्टेट है, सिंगल जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये कहलाती है मैक्रो स्टेट, ये कहलाती है मैक्रो स्टेट। ठीक है, ये भी क्या कहलाती है, मैक्रो स्टेट। लेकिन जो ये चारों कंडीशन है हमारे पास में कि हेड टेल, टेल हेड, या फिर दोनों सिक्कों में टेल टेल आ गया, या दोनों उछालने पर हमारे पास में हेड आ गया, तो ये जो चारों स्टेट है वो कहलाती है हमारे पास में चार स्टेट कौन सी कहलाती है, माइक्रो स्टेट कहलाती है, सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। और ये जो सिंगल स्टेट है वो क्या कहलाई है, मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्था कहलाई है। तो समझ में आ गया कि सांख्यिकी विधि क्या है, कि वह विधि जो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट दोनों में रिलेशन स्थापित करती है, क्या कहलाती है, सांख्यिकी विधि कहलाती है। हम अब आगे बात करते हैं निकाय की स्थूल अवस्था। ठीक है, तो निकाय की जो स्थूल अवस्था है उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे रिलेशन को बता रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों कि ऊष्मागति के प्राचलों की किसी निकाय के लिए परिभाषित करना ही, मतलब ऊष्मागति की प्राचल मैंने क्या बताया बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई। ठीक है, उनके मध्य क्या बता रहा है, परिभाषित कर रहा है उनके स्टेट को, वो क्या कहलाती है, निकाय की स्थूल अवस्था कहलाती है। जैसे हम यहाँ बात करें, हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, एक बॉक्स है, कंटेनर है, जिसमें मैंने वॉल्यूम भर दिया 10 मीटर क्यूब का। किस टेम्परेचर पर भरा है बच्चों, 600 केल्विन टेम्परेचर पे भर दिया। दूसरी जब मैंने स्टेट ली है, जो दूसरी अवस्था ली है, उसमें हमने क्या किया है, जो वॉल्यूम भरा है, जो आयतन भरा है, वो कितना भरा है, 15 मीटर क्यूब भर दिया। किस टेम्परेचर पर भर दिया, 500 केल्विन पे भर दिया।
ठीक है। ऐसे ही तीसरा हमने कोई रैंडम ले लिया, उसमें क्या किया है कि हमने वॉल्यूम लिया है, कितना 10 मीटर क्यूब ले लिया, किस टेम्परेचर पे हमने उसको भरा है, T बराबर 300 केल्विन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम टेम्परेचर आपस में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो यही चीज है कि ऊष्मा गति के प्राचल की किसी निकाय के लिए, किसी सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थूल अवस्था कहलाती है, निकाय की स्थूल अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, निकाय अब हमने पढ़ा अभी तक सिर्फ मैक्रो स्टेट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट के बारे में, सूक्ष्म अवस्था के बारे में। ठीक है कि सूक्ष्म अवस्था होती क्या है। मैं जैसे बात करूं कि कोई भी हमने एक पार्टिकल ले लिया है बच्चों, तो जो क्वांटम संख्या के समूह, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉन है हमने किसी भी स्टेट में भरे हैं, जैसे मैं किसी भी SPD कक्षक तो आपने सुने होंगे, ठीक है। मैं जैसे यहाँ बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे गए हैं, S में भरे गए हैं, P में या D में या फिर F में, क्योंकि जो L का मान है, ठीक है, एक मिनट देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन है किसी P कक्षक में, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, तो मैंने ये जो P कक्षक है बच्चों, मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो ये जो P की स्टेट है -1 0 और 1, ठीक है। स्पिन क्या हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है बच्चों वो 1/2 1/2 होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ जब स्पिन निकालती हूँ क्या आती है हमारे पास में, 1 आती है, 1/2 + 1/2 कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ ml स्टेट की बात करूँ, L बराबर 1 किसके लिए आया है, P कक्षक के लिए, क्योंकि S बराबर जो होता है स्पेरिकल सेल होता है हमारे पास में, ठीक है। ऐसे बनाते हैं बच्चों इसको, S बराबर क्या होता है, 0 होता है, S बराबर S के लिए L का मान क्या होता है, 0 होता है। मैं जैसे P की बात करूं, P क्या होता है, डम्बला शेप में होता है, ठीक है, उसके लिए L का जो मान होता है 1 होता है। वैसे ही D की बात करूं, D के लिए L का मान 2 होता है, F के लिए क्या होता है, 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो सूक्ष्म अवस्था है, जो माइक्रो स्टेट है, उसमें क्या बताता है कि वो यही चीज बता रहा है, यही चीज डिफाइन कर रहा है कि एक कण की अवस्था को क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या के समुच्चय मतलब किसी सेट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की हमने कोई स्टेट ले ली है बच्चों, मैंने जैसे बताया p² ले लिया हमने, ठीक है, मतलब P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो वैसे ही n क्या बता रहा है, n उसकी संख्या बता रहा है, L कौन से कक्षक में भरा गया है, L जो है कि P किस स्टेट के भरा गया है, ठीक है, कौन से कक्षक के S में भरा गया है, P में भरा गया है, फिर D में भरा गया है। L उसकी स्टेट बताता है, MS उसकी स्पिन को डिफाइन करता है, ठीक है। इनका क्या है, एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया, उसके रूप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफाइन कर रहे हैं। तो वो जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्था कहलाती है, ठीक है। कि प्रत्येक स्थूल अवस्था के सापेक्ष सूक्ष्म अवस्था परिभाषित की जाती है। निकाय में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कैसे होती है, जैसे मैंने आपको हेड टेल के बारे में बताया था कि ठीक है, मैंने कोई सिक्का लिया, सिक्के को उछाला, पहले जो मैक्रो स्टेट आएगी, जो स्थूल अवस्था आएगी, वो एक आएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही उसको 4 बार दोहराया कि बार बार उनको उछाला, क्या हेड आया फिर टेल आया, फिर दोनों बार हेड आया, दोनों बार टेल आया, ठीक है। जो चारों स्टेट बनी है वो क्या कहलाई है, माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्था कहलाई है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक स्थूल अवस्था के सापेक्ष सूक्ष्म अवस्था परिभाषित की जाती है। निकाय में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होती है।
क्योंकि मैंने बताया था वहाँ जो स्टेट थी तो मैक्रो स्टेट थी क्या एक, लेकिन जो टोटल स्टेट है वो क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। तो एक तो क्या है मैक्रो स्टेट और 4 क्या है बच्चों, माइक्रो स्टेट। इसलिए कहा जाता है कि निकाय में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है। हाँ बच्चों, हम आगे बात करते हैं कि जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था होती क्या है। ठीक है, अभिगम्य मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई स्टेट है बच्चों हमारे पास में, हमने उसमें बाउंड लगा दिया, बाउंड कर दी उसको, कोई शर्त लगा दी है कि निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं पर यदि शर्त लगा दी जाए तो ऐसे सूक्ष्म अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। जैसे कि मेरे पास में 2 स्टेट हैं कि 2 एनर्जी लेवल है मेरे पास में, 0 और E। मेरे पास में मैंने बता दिया कि क्या बोलते हैं 3 सिस्टम है, सॉरी 3 पार्टिकल हैं, 2 एनर्जी लेवल है मेरे पास में, 3 पार्टिकल है, 2 एनर्जी लेवल है। मैं यदि वो बोसॉन है, फर्मियोन है, वो अलग बात है। मैंने क्या किया, मैंने बोसॉन मान लिया, जैसे उसको मैं स्पिन नहीं दी हुई है, मैंने मान ली स्पिन नहीं दी हुई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हमें शर्त क्या दे दी है बच्चों कि जो सिस्टम है, टोटल जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, 2E होनी चाहिए। मतलब पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो 2E होनी चाहिए। तो मैं जो 3 पार्टिकल उनको कैसे भरूंगी कि 2 पार्टिकल में, जैसे मैं अलग अलग पार्टिकल लेती हूँ, ठीक है, जैसे बच्चों A भी मैंने यहाँ भर दिया, C मैंने यहाँ भर दिया, तो एनर्जी क्या हुई है, 2E सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने क्या लिया है कि A C ले ली है, B को यहाँ भर दिए, तब भी क्या है, सिस्टम सेटिस्फाई है। हमारे पास जो टोटल एनर्जी क्या आ रही है, 2E ही आ रही है। फिर मैंने क्या किया है, A B भर दिया, A C भर दिया, B C भर देंगे, फिर भी क्या है, एनर्जी सिस्टम की क्या है, 2E है। मतलब हर एक स्टेट में एनर्जी क्या रहनी चाहिए, 2E होनी चाहिए, क्योंकि हमने उस सिस्टम पर क्या लगा दी है, शर्त लगा दी है। क्योंकि वो जो सिस्टम है हमने बोल दिया है कि सिस्टम में 3 पार्टिकल है, तीनों को इस तरह भरी जाना चाहिए कि जो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी हमारे पास में निकल के आए कितनी आनी चाहिए, 2E आनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि मैंने 3 पार्टिकल लिए, तीनों पार्टिकल इस तरीके से भरे कि जो सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 2E आनी चाहिए। ठीक है। मैंने जैसे पहला सिस्टम है उसकी एनर्जी 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 2E आया। इसी प्रकार 2 पार्टिकल को E से मल्टीप्लाई किया, 2E आया। तीसरे स्टेट को भी हमने ऐसे ही किया। ठीक है। तो ये थी हमारी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था। ठीक है। अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या होती है। कि वही सूक्ष्म अवस्था जिसमें हम क्या लगा दिया, कोई शर्त लगा दी है। ठीक है। किसी सिस्टम पर हमने कोई शर्त लगा दी है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था, माइक्रो स्टेट कहलाती है। ठीक है। तो बच्चों हम आगे बात करते हैं कि स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। अब हम अन्योन्य क्रिया की कैसे बात करते हैं, ठीक है, कि अन्योन्य क्रिया कैसे करेंगे हम, किसमें, स्थूल निकाय में, किसमें, मैक्रो सिस्टम में, कि इंटरेक्शन ऑफ अ मैक्रोस्कोपी सिस्टम कैसे करेंगे। कि हमने माना है बच्चों 2 सिस्टम हमने लिए हैं, कि माना 2 स्थूल निकाय A व B जो कि क्या कर रहे हैं, आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो जो अन्योन्य क्रिया है वो भी हम बच्चों 5 तरीके की पढ़ेंगे। ठीक है। कई बार तो हम क्या करेंगे, 2 सिस्टम के बीच में वॉल लगा देंगे, कंडक्टिंग वॉल लगाएंगे, नॉन कंडक्टिंग लगाएंगे, कई भी जो बाह्य प्राचल है उनको चेंज कर देंगे। ठीक है। ऐसे हम 5 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, 5 तरीके से इंटरेक्शन करवाएंगे 2 सिस्टम के मध्य। ठीक है। तो जैसे मैंने कोई सिस्टम लिया A और B, ठीक है, तो दोनों सिस्टम क्या कहलाते हैं, संयुक्त, क्या कहलाया, स्थूल निकाय कहलाते हैं। ठीक है।
कि माना स्थूलनिका ए व बी की औसत ऊर्जा अन्योन क्रिया से पहले और अन्योन क्रिया के बाद में कैसे है कि जैसे ए सिस्टम है, ठीक है, ए सिस्टम क्या हुआ है बच्चों कि ए सिस्टम की बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। क्यों लिया है यहाँ हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिया है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है इस, और विलगित निकाय में क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, कि माना स्थूलनिका ए व बी की औसत ऊर्जा अन्योन्य क्रिया से पहले, किसकी, ए और बी की, किससे पहले, क्या है, क्रिया होने से पहले क्या है, ई आई बार और ई आई प्राइम बार है। औसत ऊर्जा ली है बच्चों, इसलिए हमने बार लगाया है। औसत ऊर्जा हमने क्यों ली है, क्योंकि यदि दो सिस्टम है हमारे पास में, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि किसी सिस्टम की प्रायिकता क्या है, किसी को क्या है, हम क्या लेते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाला पूरे सिस्टम का, फिर हमने उसमें क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, जितने सिस्टम है उनका डिवाइडेशन किया, जो मान निकल के आया है एनर्जी का वही क्या है, मीन एनर्जी, औसत ऊर्जा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ औसत ऊर्जा ली है। समझ में आया? तो क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद, क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद क्या है, ई एफ फाइनल इनर्शियल। आई क्यों लिया है, आई इसलिए लिया है क्योंकि ये इनर्शियल को डिफाइन करता है और ये फाइनल को डिफाइन कर रहा है। एफ मतलब क्रिया से पहले और क्रिया के बाद। ठीक है, डैश किसको डिफाइन कर रहा है, सिस्टम बी को डिफाइन कर रहा है। जो सिंगल है वो किसको डिफाइन करता है, सिस्टम ए को डिफाइन कर रहा है। तो बच्चों जब हम आगे बात कर रहे हैं तो देखिएगा कि संयुक्त निकाय एक विलगित निकाय है। कैसा है कि जो स्थूल निकाय है वो कैसा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे थर्मस, मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या होता है, ना तो हीट का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब जो सिस्टम है वो क्या है, विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास में। ठीक है, तो आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, मतलब क्रिया से पहले और क्रिया के बाद एनर्जी इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, जैसे मैं क्रिया से पहले की बात करूं तो ई आई बार प्लस ई आई प्राइम बार, ये क्या है, सिस्टम ए की एनर्जी है और क्रिया होने से पहले, इंटरेक्शन होने से पहले। ठीक है, ये सिस्टम बी की है। फिर हम बात करते हैं कि सिस्टम एफ है, किसके बाद, क्रिया के बाद। फिर ये क्रिया के बी सिस्टम की क्रिया के बाद हमने ये सिस्टम की क्या ली है बच्चों, एनर्जी हमने यहाँ ले ली है, सिस्टम से पहले और सिस्टम के बाद। अब हमने क्या किया है, देखिएगा कि ई आई दोनों को इधर लेके आ गए, ई आई बार हमने इसको भी इधर साइड ले लिया तो प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो एनर्जी आ गई वो किसकी आ गई है, सिस्टम ए की। अब हम सिस्टम बी की बात करते हैं। सिस्टम इससे पहले ये है, इसको भी बच्चों इधर लेके आए, क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, यही बात हुई कि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद। अब हमने क्या किया है, देखो बच्चों, ये मतलब इनर्शियल और फाइनल दोनों की औसत ऊर्जा का डिफरेंस क्या कहलाया हमारे पास में, इनर्शियल फाइनल। किसी एक सिस्टम की इनर्शियल और फाइनल दोनों का एनर्जी का हमने डेल ई से क्या करा है, डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने डेल ई से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो जो सिस्टम है अपना, ये हमने क्या कर दिया, डेल ई से डिफाइन कर दिया, प्राइम से। ठीक है, हमने दूसरे सिस्टम को जो ई आई हैफ है, ई आई का डैश जो है बच्चों हमारे पास में, ई आई का डैश क्या है, ये डेल क्या डिफाइन कर रहा है, ये डेल जो है बच्चों इनकी जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमने सिस्टम बी को इसी प्रकार डिफाइन कर दिया।
क्योंकि सिस्टम बी में डैश आ रहा था, इसको सिंगल से लिखा। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारी क्या कहलाई है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट कहलाई है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में कहलाई है। मतलब हमने क्या पढ़ा है कि जो स्थूल निकाय कैसा होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें हमारी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है बच्चों, कि हमने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है, उसमें क्रिया से पहले और क्रिया के बाद, क्योंकि सिस्टम कंजर्व क्यों, एनर्जी कंजर्व क्यों है, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, जिसमें ना तो मैटर और ना ही हीट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसलिए हमने लिया है क्रिया से पहले और क्रिया के बाद। हमने दोनों सिस्टम की एनर्जी इस तरह का डिफाइन की है। ठीक है, उनका हमने दोनों का डिफरेंस लिया है, डिफरेंस को हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन हमारे पास में आ गई है एक। अब बच्चों हम बात करते हैं कि निकाय ए व बी आपस में, मैंने बात करी कि 5 तरीके से हम क्या करते हैं, सिस्टम में इंटरेक्शन करवाएंगे। 2 सिस्टम लिए हमने, ठीक है, दोनों सिस्टम लिए हैं, उनके बीच में मैंने बताया था जो बाउंड्री वॉल है क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, अलग करती है, क्या कहलाती है, बाउंड्री वॉल कहलाती है। बाउंड्री वॉल कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की हमने पढ़ी है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, समतापी और रुद्धोष्म। कंडक्टिंग क्या होती है, जिसमें हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और जो नॉन कंडक्टिंग है उसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसी तरीके के पढ़ेंगे कि जो सिस्टम 2 हमने लिए हैं उनके बीच में हम क्या करवाएंगे, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन है हम बच्चों 5 तरीके से इंटरेक्शन करवाएंगे। कैसे, कि पहली है ऊष्मीय अन्योन क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंटरेक्शन में क्या होगा कि हमने कोई सिस्टम लिया है, उसमें एनर्जी की एक्सचेंज करवा दी। ऊष्मारोधी में हमने क्या करेंगे कि मतलब लेकिन जो एनर्जी स्टेट है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऊष्मारोधन में। ऊष्मारोधन शब्द से पता चल रहा है ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, इंटरेक्शन में। तीसरी बात करते हैं हम रुद्धोष्म। हम क्या करते हैं, जो ऊष्मारोधी है जिसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, जो बाह्य प्राचल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनको क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, वो कहलाएगी हमारे पास में रुद्धोष्म अन्योन क्रिया। अब हम व्यापक अन्योन जनरल इंटरेक्शन करेंगे, और फिर जो छोटे छोटे अणु हैं उनके बीच में भी हम क्या करवाएंगे, व्यापक अन्योन क्रिया करवाएंगे। तो बच्चों जो सिस्टम हमने लिया है उसे हम 5 तरीके से इंटरेक्शन करवाएंगे। कोई भी एक सिस्टम लिया और दूसरा सिस्टम, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन कैसे होगी, उनके बीच में आपस में क्रिया कैसे होगी, ये जो क्रिया हम 5 तरीके से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब तक जो पढ़ा वो समझ में आया आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ा, ठीक है, माइक्रोस्टेट पढ़ी, मैक्रोस्टेट पढ़ी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। जो मैक्रोस्टेट है, जो मैक्रो सिस्टम है, वो भी हमने 2 विधि से पढ़ा, ऊष्मागति की विधि से भी पढ़ा, सांख्यिकी विधि से भी पढ़ा। ठीक है, ऊष्मागति की विधि में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, जो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इनके बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, वो कहलाता है ऊष्मागति की विधि। सांख्यिकी विधि क्या कहलाया, जो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, ठीक है, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था के बीच में रिलेशन बताता है, वो क्या कहलाता है, सांख्यिकी विधि कहलाती है। उसके बाद हमने मैक्रोस्टेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद बच्चों अभी अभिगम में सूक्ष्म अवस्था पढ़ी। अभिगम में सूक्ष्म अवस्था क्या पढ़ी हमने, कि वह स्टेट जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम पे हम शर्त लगा देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं कि कोई भी हमने 2 एनर्जी लेवल लिए, जैसे 3 पार्टिकल लिए, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि 3 पार्टिकलों को, 3 कण को इस तरीके से हम उसमें फिलअप करेंगे, क्योंकि जो टोटल सिस्टम की एनर्जी है वो सिर्फ 2E होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमने अपनी क्लास में पढ़ी है। हमने सिस्टम के बीच में अन्योन क्रिया पढ़ी है। अब हम सिस्टम के आगे इनको पूरे को ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ऊष्मा अन्योन क्रिया कैसे पढ़ेंगे, ऊष्मारोधन कैसे पढ़ेंगे,
और रुद्धोष्म कैसे पढ़ेंगे, व्यापक अन्योन क्रिया हम कैसे पढ़ेंगे, अत्यल्पन व्यापक अन्योन क्रिया कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो पढ़ा है बच्चों वो शायद समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा मैं वापस से आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी क्लास बच्चों अपनी होगी कल।